दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस YouTube चैनल में 31 जनवरी को आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम बाल मनोविज्ञान में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में देख रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोग सामाजिकरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है और सीटेट के फर्स्ट और सेकंड पेपर में इस अध्याय से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए अध्याय और वीडियो दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम आरंभ करते हैं अपना अध्ययन सामाजिकरण अर्थात सोशलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, सामाजिकरण अर्थात सोशलाइजेशन का अध्ययन समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ हम लोग जो समाजशास्त्र का इस सामाजिकरण का अध्ययन करने वाले हैं वो बाल विकास के संबंध में करने वाले हैं, अर्थात चाइल्ड पेडागोजी में सामाजिकरण को किस प्रकार समझा गया है और यह बच्चों के विकास को किस तरह प्रभावित करता है, इस संबंध में यह वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सामाजिकरण क्या है और कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से संचालित होता है। तो दोस्तों, सामाजिकरण को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि सामाजिकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से होता है जिसके माध्यम से कोई बच्चा उस समाज के मूल्यों नियमों की को आत्मसात करता है जिसमें उसका जन्म होता है और जिसका वह स्वयं सदस्य होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे समाज की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उसका समाजीकरण होता है। तो दोस्तों, समाजीकरण एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चा और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह उस समाज के नियमों को मूल्यों को आत्मसात करता है जिसमें उसका जन्म हुआ है और जिसका वह स्वयं सदस्य है। दोस्तों, इस समाजीकरण की प्रक्रिया की वजह से ही मानव समाज युगों युगों से अस्तित्व में है। अगर सामाजिकरण की ये प्रक्रिया नहीं होती तो संभवतः मानव समाज का अस्तित्व कब का खत्म हो गया होता। लेकिन मानव समाज सदियों से ज्यों का त्यों बना हुआ है। यह इसीलिए है क्योंकि समाज के हर नवीन सदस्य को उन मान्यताओं मूल्यों को सिखाया जाता है जिसमें उसका जन्म होता है। दोस्तों, ये सामाजिकरण दो प्रकार का होता है। पहला प्राथमिक सामाजिकरण जिसको इंग्लिश में हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं और दूसरा द्वितीय सामाजिकरण जिसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राथमिक सामाजिकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों, सवाल आता है कि प्राथमिक सामाजिकरण क्या है और इस संबंध में हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक सामाजिकरण बच्चे के सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जो उन संस्थाओं के माध्यम से होता है जिन्हें प्राथमिक संस्था कहा जाता है। इन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्था परिवार अर्थात फैमिली होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है यह इतना बुनियादी और महत्वपूर्ण होता है कि इस दौरान बच्चा जो भी कुछ सीखता है वह उसको पूरी जिंदगी याद रहता है। जिंदगी के किसी भी दौर में वो उसको भूलता नहीं है। दोस्तों, क्योंकि प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार में संचालित होती है और परिवार में माँ एक ऐसा सदस्य होती है जो बच्चे के प्राथमिक सामाजिकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि जो शुरुआत में बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो सबसे ज्यादा अपनी माँ के साथ रहता है और इसीलिए प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में बच्चे के प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है वह उसकी माँ के द्वारा प्रदान की जाती है। इसीलिए प्राथमिक सामाजिकरण की इस प्रक्रिया में माँ को सिग्निफिकेंट अदर कहा जाता है। दोस्तों, इस सिग्निफिकेंट अदर की क्या भूमिका होती है और कैसे यह सोशलॉजी के अंतर्गत सामाजिकरण की प्रक्रिया में इस समाज के एक एजेंट की भूमिका निभाती है, यहाँ हम इस बात का अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि इस बात का विस्तृत अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ हमारे लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार में संचालित होती है और इस सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका
बच्चे की माँ के द्वारा निभाई जाती है। तो दोस्तों, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में जो परिवार होता है उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है और परिवार में ही बच्चे को उसके जीवन के व्यवहार के प्रारंभिक नियम सिखाए जाते हैं। इसी कारण यह माना जाता है कि परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला होती है तथा माँ इस पाठशाला की प्रथम शिक्षक या शिक्षिका होती है, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण अर्थात सीखने सिखाने की प्रक्रिया बच्चे की जिंदगी में जन्म के पहले दिन ही प्रारंभ हो जाती है और यह परिवार में आरंभ होती है। इस प्रक्रिया में परिवार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और परिवार में भी महिला या बच्चे की माँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला है और माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका है प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्वितीयक समाजीकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, द्वितीयक समाजीकरण से अभिप्राय समाजीकरण की उस प्रक्रिया से होता है जो परिवार से बाहर द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे समाज की द्वितीयक संस्थाओं के माध्यम से उसका समाजीकरण होता है। इन संस्थाओं में स्कूल, मित्र समूह, मीडिया, विभिन्न प्रकार के संगठन आदि शामिल हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है, माना जाता है कि लगभग जन्म के पहले 5 वर्ष, 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया संचालित होती है और यह प्रक्रिया मुख्य रूप से परिवार में संचालित होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह समाज की अन्य संस्थाओं का सदस्य बनता जाता है। दोस्तों, समाजीकरण की यह प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि समाज इसको खुद संचालित करता है, क्योंकि समाज एक अमूर्त संकल्पना है, ना तो दिखाई देती है ना ही उसको छूकर महसूस किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ ये एक विचार है, एक अमूर्त संकल्पना है। और समाजीकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसमें परिवार, स्कूल, साथी समूह, मीडिया आदि वे संस्थाएं हैं जो समाजीकरण की इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाते हैं। प्राथमिक समाजीकरण में सिर्फ परिवार की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और परिवार के दायरे से बाहर निकलकर समाज की दूसरी संस्थाओं का सदस्य बनता है, वैसे वैसे अलग अलग संस्थाएं अपनी भूमिका निभाती हैं बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में। शुरुआत में यह प्रक्रिया सिर्फ परिवार के द्वारा निभाई जाती है और बाद में जब बच्चा बड़ा होकर परिवार के दायरे से बाहर निकलता है तो समाजीकरण की इस प्रक्रिया में दूसरी संस्थाएं भी शामिल हो जाती है। तो परिवार के अलावा जो दूसरी संस्थाएं बच्चे के समाजीकरण में अपना योगदान निभाती हैं उसी को हम द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। दोस्तों, सीटेट की परीक्षा में अक्सर इस अध्याय से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित होऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि इस समाजीकरण से कौन कौन से सवाल हम विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं सीटेट की परीक्षा के दौरान। तो अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई द्वंद्व है दोस्तों, कोई बात क्लियर नहीं होती है, तो उन प्रश्नों के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर लेंगे। दोस्तों, इन समाजीकरण की दोनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत अर्थात प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत हमने प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाओं के बारे में सुना है, अध्ययन किया है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि ये प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं आखिर होती क्या है, कौन सी संस्थाएं प्राथमिक है और कौन सी संस्थाएं द्वितीयक है और इनकी भूमिका क्या है, इनको क्यों प्राथमिक और द्वितीयक संस्था कहा जाता है, इसकी तरफ अब हम अपना ध्यान डालेंगे। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं प्राथमिक संस्था क्या है। प्राथमिक संस्था उन संस्थाओं को कहा जाता है जो हर उस स्थान पर पाई जाती है जहां मानव निवास करता है। परिवार सबसे बुनियादी संस्था है। इस प्राथमिक संस्थाओं की स्थापना की जड़ें मानव इतिहास में कहीं छिपी हैं। तो दोस्तों, हम उन संस्थाओं को प्राथमिक संस्थाएं कहते हैं जो दुनिया में हर उस स्थान पर पाई जाती हैं जहां मनुष्य का अस्तित्व दिखाई देता है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था परिवार है। इन प्राथमिक संस्थाओं के बारे में हम निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते कि इनकी स्थापना कब हुई और किसने की। उदाहरण के लिए अगर हम परिवार के बारे में ये जानने की कोशिश करें कि भाई सबसे पहले दुनिया के किस स्थान पर परिवार बसाया गया था, किस व्यक्ति ने सबसे पहली बार शादी की थी, तो हम निश्चित तौर पर इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि फलाना स्थान पर फलाना व्यक्ति ने उतने साल पहले शादी की थी। अगर हम मानव इतिहास की जड़ों को खंगालें तो वहां इन सवालों के जवाब हम लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल कोई भी नहीं जानता है कि परिवार
की स्थापना किस प्रकार हुई और कैसे किस स्थान पर पहली बार किसी व्यक्ति ने परिवार बसाया। लेकिन पारिवारिक संस्था और प्राथमिक संस्थाओं के बारे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये दुनिया के हर उस स्थान पर पाई जाती है जहां मानव का अस्तित्व देखा जा सकता है, और दुनिया के हर स्थान पर इन संस्थाओं का स्वरूप लगभग एक जैसा पाया जाता है। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इनका स्वरूप एक जैसा है दुनिया के हर स्थान पर, इसीलिए इनको प्राथमिक संस्था कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्वितीयक संस्थाएं क्या होती हैं या सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं। दोस्तों द्वितीयक संस्थाएं उन संस्थाओं को कहा जाता है जिनकी स्थापना मानव ने तब की जब मानव को इनकी आवश्यकता महसूस हुई। उदाहरण के लिए हम स्कूलों को देख सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि स्कूल जैसी संस्थाओं की स्थापना इंसान ने तब की थी जब मौखिक पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी और मौखिक आधार पर अपनी परंपराओं को जीवित रखना मनुष्य के लिए मुश्किल होता गया था। इसीलिए उसने स्कूल जैसी संस्थाओं की स्थापना की और सायास सोच समझकर बहुत ध्यानपूर्वक इन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। अगर हम किसी भी स्थान पर इन द्वितीयक संस्थाओं की स्थापना को जानना चाहे तो बड़ी आसानी से हम इनके बारे में जान सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम भारत में स्कूलों की स्थापना के बारे में जाने तो हम आसानी से जान सकते हैं कि 1853 में एक कानून बनाया गया था और उसके बाद 1854 में भारत में पाठशालाओं की स्थापना की गई थी, स्कूलों की स्थापना की गई थी। उससे पहले भारत में देशी पाठशालाएं हुआ करती थी जहां मौखिक ज्ञान दिया जाता था। तो हम आसानी से किसी भी स्थान पर इन संस्थाओं की स्थापना के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों वृद्धि एवं विकास वाले अध्याय में हमने देखा था कि मानव के जीवन को हम लोग 8 मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में विभाजित करते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग भागों में बटी हुई थी। इसके अंतर्गत जो सामाजिक प्रकरण की प्रक्रिया संचालित होती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अध्ययन हम सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं और परीक्षा में अक्सर इनसे संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे की जो मिडिल और लेट चाइल्डहुड की अवस्था होती है उसमें बच्चे में अपने साथी समूह की सदस्य बनने की जो भावना होती है वो सक्रिय हो जाती है, वो उसका सक्रिय सदस्य बनने लगता है जब तक, और दूसरी ओर उसकी जो व्यक्तिगतता की भावना है, ईगोसेंट्रिज्म है, वो धूमिल होने लगता है। इसका मतलब यह है कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है क्योंकि परिवार को छोड़कर वो इस आयु में परिवार से बाहर निकलने लगता है और अपने आस पड़ोस के बच्चों दूसरे बच्चों के दोस्तों का वो दोस्ती करने उनसे लगता है। ऐसे में जब बच्चा इन अपने दोस्तों का और साथी समूहों का हिस्सा बनने लगता है तो वो अक्सर उनका सदस्य बनने की होड़ में लगा रहता है। ऐसे में जो उसके अपने खिलौने होते हैं वो खिलौनों को ग्रुप में लाकर खेलता है और अपनी चीजें दूसरे दोस्तों के साथ बांटकर खाने लगता है। इससे हम देखते हैं कि इस अवस्था में है यानी 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे में साथी समूह का सक्रिय सदस्य होने की भावना प्रबल हो जाती है और उसमें व्यक्तिगतता की भावना, ईगो की भावना खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों 9 से लेकर 12 वर्ष की जो अवस्था होती है जिसको हम लेट चाइल्डहुड कहते हैं उसमें बच्चों के लिंग आधारित ग्रुप बन जाते हैं। इसीलिए इस एज को गैंग एज कहा जाता है, 9 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को। ये गैंग एज अक्सर लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें लड़कों के लिंग आधारित ग्रुप बन जाते हैं और इन ग्रुपों में लड़कियों के शामिल होने की कोई गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ लड़के इसमें शामिल होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इस लेट चाइल्डहुड में लड़कियों के भी अपने लिंग आधारित समूह बनने लगते हैं और उनके समूहों को क्लिक्स कहा जाता है। इसी दौरान लड़कों और लड़कियों में एंटागोनिज्म की भावना विकसित होती है। एंटागोनिज्म का मतलब होता है विपरीत लिंग धारणा, जिसमें बच्चों के लड़कियों के अपने लिंग आधारित समूह बनते हैं और विपरीत लिंग के सदस्यों का इसमें प्रवेश वर्जित होता है। इसीलिए हम लड़कों को अलग खेलते हुए देखते हैं और लड़कियों को अलग खेलते हुए देखते हैं क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वो एंटागोनिज्म और गैंग एज की अवस्था में आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया सामाजिकरण की प्रक्रिया का। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।
अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।